all of you. I hope अभी तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इज़ ऑल डन और आप अभी अपने रिविजन के फेज़ में हो. बट इस टाइम पे ना देर इज़ वन क्वेश्चन विच कीप्स रनिंग इन आवर माइंड कि ये बोर्ड एग्ज़ाम का करेक्शन होता कैसे है and what are the things which are going to affect your marks in board exam. So we will discuss everything starting with examiner पे depend करेगा कि नहीं, handwriting पे depend करेगा कि नहीं, do I need to draw lines in the corner. We'll discuss everything. And whatever we'll discuss, this will be based on my personal experience of correcting board ka papers last year or last to last year. Apart from that, 90% of my family is in teaching profession. My father has been correcting maths ka board papers throughout his career. Sister is doing for CBSE grade 12 काफ़ी time से. One of my cousins is doing for history for grade 12 for many years. So I will discuss many teachers का experience. लेट अस स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग कि आपके एक पेपर के करेक्शन में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे. बट द फैक्ट इज़ उसके बाद भी कभी कभी एरर रह जाता है. सो स्टार्टिंग विथ सबसे पहले तो होगा इवैल्यूएटर, जिसके पास द वन हु विल करेक्ट योर कि चलो मार्किंग स्कीम से चेक करते हैं. अगर आपको जानना है वो कैसा होता है तो मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है, बी इट इन ऑनलाइन क्लासेस या फिर स्कूल में भी, कि एक बार आप जाके सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो अपलोड होता है ना उसका मार्किंग स्कीम खोल लो. बस वैसा ही आता है. जो आपको ये कीवर्ड का हाइप बनाया हुआ है ना, अरे कीवर्ड लिखो, वो क्या है? वही जो मार्किंग स्कीम में रहता है ना, वर्ड्स, वही है और कुछ नहीं. उसके बाद इट गोज़ टू अनदर पर्सन जिसका काम होता है कि एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लेना कि चलो ठीक है, दिस पर्सन ओवरऑल इज़ फॉलोइंग द मार्किंग स्कीम और नॉट, वो आंसर्स पे ठीक ठाक मार्क्स दे रहे हैं कि नहीं. उसके बाद वो जाता है कोऑर्डिनेटर के पास. उनका काम क्या होता है कि चेक करना कि टीचर ने सारे क्वेश्चन पे मार्क्स डाला है कि नहीं, कि चलो टिक मार्क तो है तो नंबर दिया है कि नहीं. ऑल्सो आपके आंसर शीट में फर्स्ट पेज पे आप देखोगे एक बॉक्स होता है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स होते हैं और उसके नीचे ब्लैंक होता है. तो वो ब्लैंक्स में ना एक इवैल्यूएटर को, एज इन जो पेपर चेक कर रहा है, उसको ही मार्क्स डालना होता है कि क्वेश्चन 1 में 1 आया, 2 में 2 आया. तो कोऑर्डिनेटर का क्या काम है? वो क्रॉस चेक करेंगे कि ये मार्क्स सही से डाला है कि नहीं, एडिशन सही है कि नहीं, ओवरऑल टोटलिंग वगैरह. उसके बाद उसमें से भी एक दो कॉपीज़ एक और इंसान क्रॉस चेक करता है, जो हेड होता है कि हेड एग्जामिनर जो बनता है लास्ट में, कि चलो ओवरऑल काम पूरा टीम ठीक से कर रहा है कि नहीं. अब होता क्या है कि इतने सारे स्टेप्स के बाद भी कभी कभी एरर रहता है. सो वी विल स्पीक हाउ टू, व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक टू एलिमिनेट दीज, एंड क्या कंपल्सरी है, क्या सजेशन है और क्या बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं. ओके, सो एड्रेसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन कि विल योर मार्क्स डिपेंड ऑन द एग्जामिनर. वेरी सैड टू से बट द आंसर इज़ येस. तो एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होता है ना, उसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक कोई रैंडम आंसर शीट का जेरोक्स सबके पास सेम पेपर मिलता है और सबको करेक्ट करने का टाइम मिलता है. अब उसके बाद भी डिस्कस कि किसका कितना मार्क्स आया करेक्शन के बाद. तो जब सब सेम पेपर करेक्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग सेम मार्किंग स्कीम फॉलो करके सबको सेम मार्क्स देना चाहिए उस आंसर शीट में. बट वैरी करता है. साइंस में मैंने देखा है मार्क्स 3 मार्क्स तक भी वैरी करता है. स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, वो 8 मार्क्स तक भी वैरी कर जाता है. अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा, तो मेरा पेपर अगर उसके पास गया जो ज़्यादा मार्क्स देता है तो बेटर होगा. तो थोड़ा तो हाँ, बट द थिंग इज़ इस एरर को भी एलिमिनेट करने के लिए उस स्टेप के बाद क्या होता है ना कि वी डिस्कस कि अच्छा आपने 8 मार्क्स ज़्यादा आया, आपका 8 मार्क्स लेस आया, तो कहाँ कहाँ पे आपने मार्किंग दी है, कहाँ पे आपने मार्क्स नहीं दिया, वो सब डिस्कस करके कोशिश होता है कि जो बहुत ज़्यादा दे रहा है, जो बहुत कम दे रहा है, दोनों को एक बैलेंस में ला के फिर करेक्शन पूरा टीम यूनिफॉर्मली करे. बट वी आर ह्यूमन्स, तो थोड़ा बहुत ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है. अब आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो, यू कैन टेक सर्टन स्टेप्स, लाइक एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आंसर करना ज़रूरी है कि नहीं. माई सजेशन फॉर यू इज़ येस. बोर्ड के तरफ से ये कंपल्सरी है कि नहीं? नो. तो ऑर्डरली आंसर करने पे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा. ऑर्डरली आंसर नहीं करने के वजह से आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा. बट एक एरर हो सकता है टीचर्स से अगर आपने ऑर्डरली आंसर नहीं किया. वो क्या है, कभी कभी जैसे यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 1 आया, क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे 5 आया, तो कभी कभी एरर हो जाता है मार्क्स फर्स्ट पेज में एंटर करने पे. और फर्स्ट पेज पे जो मार्क्स एंटर होता है ना, वो सम अप करने पे ही आपका टोटल मार्क्स है ऑब्वियसली.
और वो टोटलिंग में कभी कभी मिस्टेक आता है फ्रॉम टीचर्स साइड। मेरे से भी इसमें गलती होती है कभी कभी कि जब मैं टिक मार्क करके ये 102 है, कभी कभी वहाँ पे 101 गलती से लिख दिया। बट हाँ, कोऑर्डिनेटर्स आर सिटिंग देयर टू कैच दिस एरर, क्योंकि ह्यूमंस हैं, वी आर नॉट रोबोट्स। सो एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी ये एरर होता है, और ये एरर उस पेपर में ज़्यादा होता है जहाँ पे रैंडमली आंसर किया हुआ है। सो यू कैन ट्राई एंड एलिमिनेट द एरर अगर आप ऑर्डरली लिख रहे हो। बट सपोज आप आंसर कर रहे हो, यू मिस्ड वन क्वेश्चन, और आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, यू फिनिश्ड इट, तो इज इट नेसेसरी टू गो एंड फिट इन द वॉट एवर स्पेस इज लेफ्ट टू पुट इट इन ऑर्डर? नहीं। कुछ अगर मिस हो रहा है, टेंशन फ्री होके आराम से एंड में नीटली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और क्वेश्चन जो आपका होता है कि विल द मार्क्स डिपेंड ऑन हैंड राइटिंग? टेंशन मत लो, हम इतने बुरे नहीं है कि हैंड राइटिंग की वजह से आप लोगों का मार्क्स काट ले, ऐसा नहीं होता। ऐसा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी नहीं होता है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और आपने सारे पॉइंट्स को लिखा है, आपने आंसर पूरा सही लिखा है, कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट करता, ठीक है। बट हाँ, अगर बहुत ब्यूटीफुल वे में अगर एक पेपर मिलता है तो भी फील अच्छा लगता है कि अरे चलो ये कितने अच्छे से नीटली प्रेजेंटेड आंसर शीट है एंड ऑल। बट वो नीटली प्रेजेंटेड आंसर शीट के लिए मैं क्या केमिस्ट्री या फिजिक्स के सेक्शन में 1 मार्क एक्स्ट्रा दे दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है बट आंसर सही है तो कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता। सो यू डो, इफ़ योर हैंडराइटिंग इज़ नॉट गुड, मेरी भी कुछ अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, तो उसके वजह से ना आपको एग्ज़ाम के पहले टेंशन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको पता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप अपने तरफ से एक स्टेप ले सकते हो कि आप थोड़ा स्पेस दे के लिखो। अगर वो आंसर रीडेबल है ना, तो 0 मार्क्स का डिफरेंस आता है। बीइंग एन एग्जामिनर, बीइंग एन इवैल्यूएटर, आई एम टेलिंग यू, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Next, when we speak about the point which is drawing lines at the corners, तो I have seen many people putting or saying these things to you कि अगर ये steps follow किया तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। उसमें एक स्टेप क्या होता है कि आप अपना आंसर शीट लेना और सारे पेजेस में ऐसे लाइन्स बनाते जाना। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 0 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा उसके वजह से। इट्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक चीज़ समझ लो कि आपका जो 3 आवर्स है ना, यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी वेल। आपका 10 मार्क्स राइटिंग टाइम में से बोर्ड आपसे ले लेगा। कैसे? आपका जो आंसर शीट होता है ना, उसके ऊपर आप अपना नाम, रोल नंबर लिखते हो, बबलिंग करते हो, यू फिल इन अदर डिटेल्स ऑल्सो लाइक फिजिकली डिसेबल्ड, येस और नो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप फिल करते हो। आपका जो इन्विजिलेटर है वो आके ये सारे डिटेल्स को चेक करेगा आपका एडमिट कार्ड लेके। सो दे विल चेक वेदर आपने बबलिंग सही की कि नहीं। वो आपके पेपर पे साइन करेंगे, उस साइन के बिना योर पेपर इज़ इनवैलिड। और ये सब कुछ कब होगा? आपके राइटिंग टाइम में होगा। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में नहीं होगा। रीडिंग टाइम में द रूल इज व्हेन यू आर रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर, आपकी तरफ से आपको क्या करना है, यू विल नॉट पिक अप पेन एंड पेंसिल इन योर हैंड, आप कुछ मार्क नहीं करोगे। और इन्विजिलेटर का क्या काम है? नॉट टू डिस्टर्ब यू एट ऑल। तो ये सब कुछ रीडिंग टाइम में नहीं होता है। द रूल डज नॉट टेल यू टू डू इट इन द रीडिंग टाइम। आपके राइटिंग टाइम में ये सब होता है। और क्या होगा ना, एक चीज़ की एक और शीट होता है बोर्ड की तरफ से जहाँ पे आप खुद अपने आंसर शीट का नंबर लिखोगे। तो आपका जो आंसर शीट होगा ना, आंसर शीट के ऊपर एकदम कॉर्नर में एक नंबर लिखा होता है, आंसर बुकलेट नंबर, वो आप फिल करोगे। इट्स अ प्रिटी लार्ज नंबर। उसके बाद यू विल राइट योर नेम, यू विल राइट कि आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर का सेट मिला, फिर आप साइन करोगे। ये भी आपके राइटिंग टाइम में ही होगा। उसके अलावा आप अपने राइटिंग टाइम में से अगर बैठ के सारे पेजेस में लाइन बनाने लग गए, यू आर वेस्टिंग योर टाइम लाइक एनीथिंग। इंस्टेड आपको क्या करना है, जस्ट टेक योर आंसर शीट, टेक द पेजेस, पूरा बुकलेट को एक साथ लेके ऐसे फोल्ड करके एक लाइन बना लो, ऐसे, डन। नाउ व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, मेक श्योर कि आप यहाँ तक लिख के फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करो। वो भी इसकी ज़रूरत क्या है, जस्ट फॉर अ नीट प्रेजेंटेशन, वरना इसका ऐसा कुछ रूल या कंपल्शन नहीं है। मैथ्स के पेपर के लिए कुछ लोगों को मैंने देखा है ये सजेस्ट करते हुए कि आप मैथ्स के पेपर, एक्सक्यूज मी, कि आप मैथ्स के पेपर में क्या करो कि जब आप आंसर्स लिख रहे हो, यू परफॉर्म योर सम्स हियर, एंड के 2 पेजेस में आप क्या करो, यहाँ पे जाके सारे रफ वर्क करो। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम।
मैथ्स में ना सिली मिस्टेक करने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं अपने आप को एक स्टूडेंट कंसिडर करूँ तो मैं उस टाइप की स्टूडेंट हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक सम सॉल्व कर रही हूँ, रफ वर्क में मैंने कुछ कैलकुलेट किया, यहाँ पे अगर मेरा आंसर आया है -10, मैं वापस से इस पेज में आके 10 लिख दूँगी। मैं ये कर सकती हूँ, आई नो माई सेल्फ बाई नाउ। और मेरे जैसे आई नो देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो ऐसा सिली मिस्टेक करते हैं कि इधर से उधर कॉपी करने में ये प्लस माइनस टाइप का एरर हो जाता है। तो मैं बोलूँगी कि मैथ्स के पेपर में ना आराम से यहाँ पे आप रफ वर्क करो, एक या तो फोल्ड करके लाइन बना लो या तो पेंसिल से लाइन बना लो, और मैथ्स में ना साइड बाय साइड रफ वर्क करो कि आप अपना सिली मिस्टेक कम कर सको। यहाँ पे आपका रफ वर्क करके आंसर आया, यहीं पे आपने लिख दिया, वो एंड पेज में जा, इट्स नॉट पॉसिबल। आप सम बना रहे हो, लास्ट में टर्न करो, यहाँ कैलकुलेट, फिर बैक किया, फिर यहाँ लिखा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट डू इट। और मैथ्स के टीचर्स की मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि अगर साइड में रफ वर्क किया हुआ है तो वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे, मार्क्स कम दे देंगे। दिस इज ऑल रब, लाइक दिस इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट व्हेन वी स्पीक अबाउट द पॉइंट कि एंड में लाइंस बनाने के बारे में, तो कुछ लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा कि सपोज आपका लिखना हो गया है, यू आर डन विथ एवरीथिंग, तो आंसर शीट में जो भी एक्स्ट्रा पेजेस बचे हैं वहाँ पे जाके ऐसे क्रॉस करके सब पे लाइन बनाओ। स्पीकिंग अबाउट दिस, ये भी आपका काम, लाइक इट्स नॉट योर थिंग टू डू इट, इट्स नॉट नेसेसरी टू डू। बहुत टाइम बच गया है, सारा पेपर खत्म हो गया है, रिवीजन हो गया है, यू आर जस्ट सिटिंग आइडल, जाके फिर बैठ के काटो, ठीक है। बट अगर आप वो नहीं भी करते हो ना, वी डू इट व्हेन वी करेक्ट। इवन इफ अगर आपने एक ब्लू पेन से लाइन बनाया है, फिर भी हम रेड पेन से ऐसे काटेंगे टू मेक श्योर कि मैंने करेक्शन ठीक से किया है और ये पेज खाली था, यहाँ कुछ लिखा नहीं था। दिस इज वन अश्योरेंस फॉर दैट। तो वो काम इवैल्यूएटर्स करते ही हैं। बट आप अपने तरफ से एक चीज, मेरा सजेशन होगा कि अगर आपका लिखना हो गया है ना, तो फिर पेज के लाइक इफ एवरीथिंग इज डन फॉर यू एट दिस पेज, तो एंड में जाके आप ऐसे एक लाइन बना लो, दैट एंड लाइन यू कैन। तो उस वजह से कभी कभी हम ना पेपर चेक करने में पहले वो लाइंस काटते हैं कि चलो सबका कटिंग पहले कर लेते हैं फिर चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है। नाउ एक और कभी कभी डाउट आप लोगों का होता है कि सारे आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना ज़रूरी है क्या, हाईलाइट करना ज़रूरी है क्या। तो अगेन वो ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप करते हो, इवैल्यूएटर का काम आसान होता है, आपका पेपर जल्दी चेक होता है, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो ये एक सजेशन है कि आप करो। अगर आपके पास टाइम है, सब कुछ हो गया है, तो आप अंडरलाइंस कर सकते हो, ये सब ब्यूटिफाइंग थिंग्स आप कर सकते हो। बट अगर किसी ने अंडरलाइन नहीं किया है, अगर किसी ने लिखा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन वेयर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, इसको 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर किसी ने उस एक्सचेंज ऑफ आयन को हाईलाइट कर दिया, तो टीचर्स क्या करेंगे ना, वो हाईलाइटेड टिक 1 डन। तो उसके बाद बाकी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये फैक्ट है। क्योंकि वो एक एक वर्ड, एक एक चीज़ उतना डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है जब आप उसको हाईलाइट कर देते हो। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो ठीक है, हम पढ़ेंगे और पढ़ के मार्क्स देंगे वहाँ पे। नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट कि आंसर्स पॉइंट वाइज में करें या पैराग्राफ में, ये पूरा आपका चॉइस है। पॉइंट वाइज होने से अगेन इट्स ईजियर फॉर करेक्शन। और देखो, जब भी जिस चीज़ के लिए भी मैं बोल रही हूँ ना ईजी टू करेक्ट, उसके लिए आप एक चीज़ समझो कि अगर कोई चीज़ ईजी टू करेक्ट है, मतलब एरर आपके मार्किंग में होने का चांस कम है। तो ये जो सारे सजेशंस होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि एग्जामिनर के तरफ से, इवैल्यूएटर के तरफ से आपके पेपर में एरर कम हो, इसके लिए होते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि अगर किसी ने हाईलाइट किया है, किसी ने नहीं किया है, तो हम मार्क्स में डिफरेंस कर देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 1.5 देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन मोर थिंग इज़ कि अगर आपको किसी चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है, तब क्या करें। तो ये हमारा काम है कि अगर आपने एक पैसेज लिखा है, एक पैराग्राफ बड़ा सा लिखा है, इफ़ वी नीड टू फाइंड द आंसर, लाइक अगर सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको वहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा उस आंसर के लिए, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पता है ना वहाँ पे लिखो। बिकॉज इवैल्यूएटर को पढ़ना है पूरा, सो वो पूरा पढ़ेंगे, और अगर उस वहाँ पे वो मार्किंग स्कीम से कुछ भी कॉमन मिला तो उसको वो हाईलाइट करके वहाँ पे आपको मार्क्स देंगे। तो ये आप कब करोगे, जब आपको बिल्कुल भी कुछ उस आंसर के बारे में नहीं समझ आ रहा। और ये सब चीज़ ना आप पूरा पेपर ख़त्म होने के बाद एंड में करना। और टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा लिखने का स्पीड पे ध्यान दो अभी, मोर देन हैंड राइटिंग। क्योंकि आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस या ये सब की वजह से ना अभी लिखने का आदत थोड़ा सा कम हो गया है। आई एम श्योर आपके स्कूल्स इस चीज़ पे फोकस कर रहे होंगे।
बट राइटिंग स्पीड पे अभी थोड़ा सा ध्यान दो, लिखने का कोशिश करो जितना जल्दी हो पाए, कोशिश करना एंड में 10 मिनट्स आपको रिविजन के लिए मिले, सो दैट आप सिली मिस्टेक्स को अपना खुद ही एलिमिनेट कर। और याद रखना, इन्विजिलेटर्स विल टेक 10 मिनट्स ऑफ योर राइटिंग टाइम, सो उस अकॉर्डिंग बी प्रिपेयर्ड एंड गो, क्योंकि अगर रैंडम एग्जामिनेशन हॉल में ये होता है ना, यू फील इरिटेटेड, और जब गुस्सा आता है आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो ये सोच के ही जाना कि चलो ठीक है 10 मिनट्स तो मेरे राइटिंग टाइम में से ये ले लेंगे हमारा 10 मिनट्स, और बाकी आई हैव टू कीप फॉर रिविजन, सो उस अकॉर्डिंग मैनेज योर राइटिंग स्पीड। सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू पीपल, बट या इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपके मन में रिगार्डिंग द करेक्शन और एनीथिंग, तो बी like feel free to either comment, I will very happily answer to it, या फिर mail कर लो, that's it. So I hope this will be helping you and this will be able to clear many of your doubts. Take care, prepare well.